नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि सम्राट अशोक और उसकी कलिंग विजय। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त के पुत्र तथा बिंदुसार का पुत्र था और विश्व के महानतम सम्राटों में इसकी गिनती की जाती है। H.G. वेल्स के अनुसार इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच अशोक का नाम प्रकाशमान है। यह आकाश में प्राय एकाकी तारे की तरह चमकता है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे अशोक नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। उसे मस्की, गुर्जरा, मितूर, उद्देगोलम के शिलालेखों में उसका नाम अशोक नाम से उल्लेखित है। अन्य शिलालेखों में उसे देवनाप्रिय पयदसी लाजा अर्थात देवनाप्रिय प्रियदर्शी कहा है। कुछ अभिलेखों में उसके लिए देवनाप्रिय लिखा गया है तथा बैराट के भादु अभिलेख में उसे मात्र पियादसी लाजा प्रियदर्शी राजा कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक को प्रियदर्शी तथा पियदासनन कहा गया है। यद्यपि इन ग्रंथों में उसे अशोक या धर्माशोक नाम से भी अभिहित किया गया है। पुराणों में उसे कहीं कहीं अशोक वर्धन भी कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने दूसरे नाम विरुद्ध प्रियदर्शी से अधिक जाना जाता था। अशोक ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में उसे पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रारंभ की गई साम्राज्यवादी और दिग्विजय नीति का भी ही अनुसरण किया। इसी क्रम में उसके शासन की पहली घटना का उल्लेख हमें अभिलेखों से प्राप्त होता है और वह है कलिंग युद्ध। यह युद्ध उसके अभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की एक क्रांतिकारी घटना सिद्ध हुई। पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश जो है वो प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग को नंदों ने जीत कर मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया था। ऐसी स्थिति में अशोक को पुनः जीतने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे प्रतीत होता है कि नंदों के बाद और अशोक से पूर्व ये कभी स्वतंत्र हो गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार के बाद अशोक ने अपने भाइयों के साथ हुए उत्तराधिकार संघर्ष की स्थिति का लाभ उठाते हुए संभवतः कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी होगी। मेगसनीच के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था। कलिंग के राजा के पास 60,000 पैदल, 10,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। कलिंग युद्ध के कुछ कारण हैं। पहला है मौर्यों की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा है कलिंग की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, तीसरा है व्यापारिक लाभ की आकांक्षा और चौथा और महत्वपूर्ण है हस्ती सेना में अभिवृद्धि। अशोक और कलिंग की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें बड़ा व्यापक नरसंहार और रक्तपात हुआ। अंत में विजय अशोक की हुई। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को अपहृत किया गया, यानी बंदी बना लिया गया। 1 लाख लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई और इससे भी कई गुना अधिक तो मारे गए। उक्त अभिलेख में कहा गया है कि ऐसे युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों और अन्य धर्मों के गृहस्थ अनुयायियों को भी अपने प्रियजनों के वध एवं निष्कासन का संत्रास झेलना पड़ता था। कलिंग युद्ध का महत्व। कलिंग युद्ध के बाद कलिंग की स्वतंत्रता का लोप हो गया और इसे मगध साम्राज्य का प्रांत बना लिया गया। मगध साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विकसित थी। विद्यार्थियों, यहाँ हम ये देखेंगे कि कलिंग पर शासन करने के लिए यहाँ एक राजकुमार की नियुक्ति की गई। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कलिंग को 2 केंद्र में बांटा गया। उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली अथवा धौली थी और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। कलिंग के निवास
निवासियों के लिए न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए अशोक ने अपने अधिकारियों के नाम संबोधित 2 पृथक आदेश भी कलिंग में उत्कीर्ण करवाए। कलिंग युद्ध ने भारतीय इतिहास को नया मोड़ दिया। इस युद्ध के बाद अशोक को गहन पश्चाताप हुआ। कलिंग युद्ध का अशोक के व्यक्तित्व और उसकी सार्वजनिक नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के बाद उसने अपनी कोई और युद्ध न करने की नीति का निश्चय किया। उसने अपने पौत्रों और पुत्रों को आदेश दिया कि वे कभी युद्ध न करें। संसार में पहली बार किसी राजा ने युद्ध का बहिष्कार किया। 13वें शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि वास्तविक विजय शास्त्रों से नहीं अपितु दया और धर्म से होती है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपना जीवन लोगों के नैतिक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। तदनुसार उसने अपनी शासकीय नीतियों का पुनर्निर्धारण भी किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार मगध एवं समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद मौर्यों की जीतों तथा राज्य विस्तार का दौर समाप्त हो गया, जो बिंबिसार द्वारा अंगराज को जीतने के बाद प्रारंभ हुआ था। इसके बाद नए युग का सूत्रपात हुआ। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति, धार्मिक प्रसार का युग था। विद्यार्थियों, यहीं से सैनिक विजय या दिग्विजय का युग समाप्त हुआ और आध्यात्मिक विजय या धम्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। इति नमस्कार।